जिंदगी के सफर में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो हमारी पूरी दास्तान को बदल कर रख देते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही मोड़ की है जहां जज्बात, नादानी और पछतावे का एक ऐसा तूफान अमड़ आया जिसने सब कुछ बहा दिया। मेरा नाम इनाया है और ये वाकया मेरी जिंदगी का वो बाब है जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकी। इस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखे कुछ ही अरसा हुआ था। घर का माहौल पुरसुकून था और हम सब एक मुश्तरका खानदानी निज़ाम में रहते थे। इस घर में मेरे चचा, जिन्हें मैं अब समीर कहूंगी, भी हमारे साथ रहते थे। समीर की उम्र 30 साल के लगभग थी और वो अभी गैर शादीशुदा थे। वो अपनी खूबसूरती, वजाहत और खुश इखलाकी की वजह से खानदान भर में मशहूर थे। समीर और मेरे दरमियान हमेशा से एक दोस्ताना ताल्लुक रहा। चचा भतीजी का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हर बात शेयर कर लेते थे। उनकी शख्सियत में एक ऐसा तलिस्म था कि घर में उनकी मौजूदगी सबको अच्छी लगती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे महसूस होने लगा कि उनकी नज़रों में मेरे लिए कुछ बदल रहा है। वो अक्सर मुझे खामोशी से देखते रहते और जब हमारी नज़रें मिलती तो वो मुस्कुराकर नज़रें चुरा लेते। मुझे शुरू में तो ये सब आम लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि ये तवज्जो आम नहीं है। मेरे अपने दिल में भी उनके लिए एक अनजानी सी कशिश पैदा होने लगी थी। वो जब भी मेरे करीब से गुजरते तो मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती। एक रोज घर के बाकी तमाम अफराद एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और समीर रह गए थे। मुझे कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से रुकना पड़ा था और समीर को अपने दफ्तरी काम की वजह से छुट्टी नहीं मिल सकी थी। घर में हू का आलम था। खामोशी हर तरफ छाई हुई थी, मगर ये खामोशी मेरे दिल के शोर को दबा नहीं पा रही थी। मैं अपने कमरे में किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार समीर की तरफ जा रहा था, जो लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद समीर मेरे कमरे के दरवाजे पर आए और कहने लगे, अनाया, अगर तबीयत बेहतर है तो क्या हम चाय पी सकते हैं? अकेले बैठ बैठकर मैं बोर हो रहा हूँ। उनकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश और इल्तिजा थी। मैंने इस बात में सर हिलाया और हम दोनों किचन में चले गए। चाय बनाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। समीर किचन के काउंटर से टेक लगाए मुसलसल मुझे देख रहे थे। उनकी नजरों की तपिश में अपनी पुष्ट पर महसूस कर सकती थी। चाय के कप थामे हम लाउंज में आकर बैठ गए। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, जिसने मौसम को मजीद रोमानवी बना दिया था। समीर ने गुफ्तगू का आगाज किया। वो इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन उनका असल मुद्दा कुछ और था। अचानक उन्होंने कहा, अनाया, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों इस घर में बहुत तन्हा हैं? मैं सबके दरमियान होकर भी अकेला महसूस करता हूँ। उनकी बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैं जानती थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी शादी में ताखीर और घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें जज्बाती तौर पर तन्हा कर दिया था। मैंने धीरे से कहा, समीर, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम सब हैं तो आपके साथ। वो तल्खी से मुस्कुराए और बोले, अपने तो बहुत होते हैं अनाया, लेकिन जो दिल की बात समझ सके वो कोई कोई होता है। मुझे लगता है तुम मुझे समझती हो। ये कहते हुए वो मेरे थोड़ा करीब खिसक आया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे डर भी लग रहा था और एक अजीब सी खुशी भी महसूस हो रही थी। ये वो लम्हा था जब रिश्तों की दीवारें कमजोर पड़ रही थीं। समीर ने कहा, चलो कोई फिल्म देखते हैं, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैंने हामी भर ली। उन्होंने एक रोमानवी फिल्म लगा दी। फिल्म के मनाजिर जज्बाती और मोहब्बत से भरपूर थे। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही थी, हमारे दरमियान की फिजा बोझल होती जा रही थी। समीर की नजरें अब टीवी स्क्रीन पर कम और मेरे चेहरे पर ज्यादा थीं। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी, लेकिन उठकर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि समीर अपने जज्बात पर काबू खो रहे हैं। अचानक समीर ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनका हाथ बहुत गर्म था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सरगोशी के अंदाज में कहा, अनाया, तुम बहुत खूबसूरत हो। इतनी खूबसूरत कि इंसान अपनी होशो हवास खो दे। ये तारीफ सुनकर मेरे गाल सुर्ख हो गए। मैंने नजरें झुका लीं और कहा, समीर, ये गलत है। हम एक ही घर में रहते हैं। ये रिश्ता।
उन्होंने मेरी बात काट दी और कहा, मोहब्बत और जज्बात रिश्तों के मोहताज नहीं होते। मैं खुद से लड़ रहा हूँ अनाया, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं हार गया हूँ। उस दिन हम दोनों ने अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए। हमने घंटों बातें की, वो बातें जो शायद हमें कभी नहीं करनी चाहिए थीं। लेकिन उस वक्त जज्बात की रो में हम सब कुछ भूल चुके थे। समीर ने मुझे बताया कि वो किस तरह मुझे छुप छुप कर देखा करते थे, किस तरह मेरी हर अदा उनके दिल को घायल करती थी। मैं भी अपने दिल का हाल छुपा ना सकी और इकरार कर लिया कि उनकी मौजूदगी मुझे मुतासिर करती है। वो एक जज्बाती शाम थी जिसने हमारे दरमियान की लकीर को मिटा दिया था। इस दिन के बाद से हमारे दरमियान एक खामोश मुआहदा हो गया। जब भी घर में मौका मिलता, हम एक दूसरे के करीब होने के बहाने ढूंढते। कभी छत पर कपड़े सुखाने के बहाने, कभी किचन में पानी पीने के बहाने। हमारी आंखों में एक राज था जो घर वालों से पोशीदा था। समीर अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे और मेरी भी हालत बदल चुकी थी। मुझे हर वक्त समीर का ख्याल रहता। मैं आईने के सामने खड़े होकर घंटों तैयार होती, सिर्फ इसलिए कि समीर की एक तारीफी निगाह मुझ पर पड़ जाए। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मश्क छुपाए नहीं छुपते। हमारी ये चोरी छुपे मुलाकातें और आंखों के इशारे ज्यादा देर तक छुपे न रह सकें। मैं अक्सर रात को देर तक जागती और समीर से मोबाइल पर मैसेजेस पर बातें करती। मुझे लगता था कि ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन मैं गलत थी। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैं ये भूल गई थी कि दीवारों के भी कान होते हैं और घर के बुजुर्गों की नज़रें बहुत तेज होती हैं। एक शाम जब घर के सब लोग अपने कमरों में आराम कर रहे थे, मैं और समीर ड्राइंग रूम में बैठे थे। हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब बना रहे थे। समीर मुझे बता रहे थे कि वो किस तरह मेरे बगैर अधूरे हैं। हमारी गुफ्तगू बहुत मधम थी और हम एक दूसरे में इस कदर मगन थे कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब मेरी वालदा यानी अम्मी कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई हैं। अम्मी की नज़र जब हम पर पड़ी तो वो सख्ते में आ गईं। उन्होंने कोई चीखो पुकार नहीं की, ना ही कोई हंगामा खड़ा किया। वो बस खामोशी से वहाँ खड़ी हमें देखती रहीं और उनकी आंखों में जो दुख और सदमा था, वो किसी भी सज़ा से ज़्यादा तकलीफदेह था। जब हमारी नज़र अम्मी पर पड़ी तो हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। समीर ने फौरन मेरा हाथ छोड़ दिया और घबराकर खड़े हो गए। मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गई। इस लम्हे कमरे में जो सन्नाटा था वो मौत से भी ज्यादा भयानक था। अम्मी ने सिर्फ एक जुमला कहा, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, और वो वापस मुड़ गईं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह होने पर क्या होगा। क्या अम्मी सबको बता देंगी? क्या बाबा मुझे घर से निकाल देंगे? खौफ और निदामत के मारे मैं पूरी रात रोती रही। समीर भी अपने कमरे में बंद थे और मैं तसव्वुर कर सकती थी कि वो भी किस कदर परेशान होंगे। अगले दिन घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। अम्मी ने किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन उनकी खामोशी तूफान का पेश खैमा थी। दोपहर के वक्त अम्मी ने बाबा से बात की, लेकिन उन्होंने हमारी इस गलती का जिक्र नहीं किया, बल्कि एक अलग अंदाज में बात शुरू की। उन्होंने बाबा को कहा कि इनाया अब बड़ी हो गई है और इसकी शादी में मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। उनके पास मेरी शादी के लिए एक रिश्ता मौजूद था जिस पर वो पहले गौर कर रहे थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी थी। अम्मी ने जोर दिया कि इसी हफ्ते बात पक्की कर दी जाए। बाबा को अम्मी की इस जल्दबाजी पर हैरत तो हुई, लेकिन उन्होंने अम्मी की फरासत पर भरोसा करते हुए हामी भर ली। इधर मुझे मालूम हो गया था कि ये सब क्यों हो रहा है। ये मेरी सज़ा थी और शायद मेरी बेहतरी भी। समीर भी समझ चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो मुझसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वो जानते थे कि उनकी एक गलती ने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया है। अगले चंद दिनों में सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही न मिला। लड़के वाले आए, बात पक्की हुई और मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। मैं एक कठपुतली की तरह सब कुछ देखती रही। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन जबान पर ताले पड़े थे। मैं किस मुंह से इनकार करती? मैंने अपनी ही नजरों में खुद को गिरा लिया था।
समीर इन दिनों घर में कम ही नजर आते। वो सुबह सवेरे निकल जाते और रात गए घर लौटते। शायद वो मेरा सामना करने से कतरा रहे थे। शादी की तारीख भी 2 माह बाद की तय हो गई। इस दौरान मुझे और समीर को अकेले बात करने का कोई मौका नहीं मिला और शायद अब बात करने को कुछ बचा भी नहीं था। जो ख्वाब हमने देखे थे वो रेत के घरोंदों की तरह बिखर चुके थे। शादी से एक रात पहले मेहंदी की तकरीब के बाद जब सब थक कर सो गए तो मेरे मोबाइल पर एक पैगाम आया। वो समीर का था। उसमें लिखा था, इनाया, मुझे माफ कर देना। मैं अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा तूफान ले आया जिसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। काश मैं उस दिन अपने ऊपर काबू पा लेता तो शायद आज तुम खुश होती। तुम्हारी नई जिंदगी के लिए ढेरों दुआएं। मैं हमेशा इस बोझ के साथ जीऊंगा कि मैंने तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचाई। पैगाम पढ़कर मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देकर मैं माजी के दरीचे दोबारा नहीं खोलना चाहती थी। मैं जानती थी कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगले दिन मेरी रुखसती हो गई। मैं इस घर को, इन यादों को और समीर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ आई। नए घर, नए लोग और नई जिम्मेदारियों ने मुझे मसरूफ कर दिया। लेकिन दिल के किसी कोने में वो याद, वो कसक और वो अधूरापन आज भी मौजूद है। इस वाक़ये ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जज्बात की रो में बहकर किए गए फैसले अक्सर पछतावा लाते हैं। वो मोहब्बत जो समाजी हुदूद और रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करे, वो कभी सुकून नहीं देती। समीर और मेरा रिश्ता एक कच्चे धागे की तरह था जो हकीकत के एक ही ज़र्ब से टूट गया। आज मैं एक खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे शौहर बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। लेकिन जब भी बारिश होती है मुझे वो शाम याद आ जाती है जब हमने हदें पार करने का सोचा था और फिर कुदरत ने हमें हमारी औकात याद दिला दी थी। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, शायद बहुत सी ऐसी लड़कियों की है जो जज्बात के बहाव में बह जाती हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने रिश्तों का एहतराम करें और कभी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको और आपके वालिदैन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मोहब्बत पाकीज़ा होती है, इसे हौस और नादानी की नज़र ना होने दें। समीर आज भी मेरे चचा हैं, लेकिन अब हमारे दरमियान एहतराम का एक ऐसा फासला है जिसे हम दोनों में से कोई भी उबूर करने की कोशिश नहीं करता। वो खामोशी जो उस रात हमारे दरमियान आई थी, वो आज भी कायम है।